जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का भूगोल। और मध्य प्रदेश के भूगोल में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र की। अपवाह तंत्र हो जाएगा दोस्तों। और अपवाह तंत्र में हम बात करेंगे अपवाह तंत्र में हम कौन कौन से टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। तो अपवाह तंत्र में हम सबसे पहले देखेंगे नदियां की बात करेंगे दोस्तों। नदियां पढ़ने के बाद में हम बात करने वाले हैं, नदियां पढ़ने के बाद में हम यहाँ पर जलप्रपात की बात करेंगे, नदियों पर बनने वाले जलप्रपात। जलप्रपात के बाद दोस्तों अगर कोई मध्य प्रदेश की झील बनेगी तो झील की चर्चा करेंगे। झील के बाद आ जाएगा बांध, मध्य प्रदेश की नदियों पर बनने वाले बांध। बांध के बाद आ जाएगा दोस्तों जो नदी के तट के किनारे स्थित शहर, तट के किनारे तट के किनारे स्थित शहर रहेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र कवर किया जाएगा। और मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र में हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे नदियां की बात करेंगे। तो जो हमारा पहला आज का जो टॉपिक रहेगा नदियों से प्रारंभ करेंगे। हम अपवाह तंत्र में नदियों की बात करेंगे। तो दोस्तों हम इसके पहले हम देख लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश का जो अपवाह तंत्र है कुल 5 प्रकार से बांटा गया है। मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र दोस्तों 5 प्रकार से बांटा गया है, जिसमें आ जाएगा गंगा नदी का अपवाह तंत्र, नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा ताप्ती नदी का अपवाह तंत्र, और आ जाएगा माही नदी का अपवाह तंत्र और वेनगंगा नदी का अपवाह तंत्र। इस प्रकार से हम कुल 5 अपवाह तंत्रों की चर्चा करेंगे दोस्तों। इन 5 अपवाह तंत्र में लगभग हम 40 से 50 नदियों की चर्चा करने वाले हैं। तो हम दोस्तों एक एक अपवाह तंत्र पढ़ेंगे और उसमें जो भी नदियां आएगी और उसकी सहायक नदियां आने वाली है उन सब नदियों की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों हम सबसे पहले अपवाह तंत्र। तो दोस्तों अपवाह तंत्र पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों हम यहाँ बात कर लेते हैं कि अपवाह तंत्र क्या होता है। अपवाह तंत्र की परिभाषा देखते हैं हम दोस्तों कि क्या होता है। अपवाह तंत्र में देखा जाए दोस्तों तो जो मुख्य नदी हो जाएगी, ये मुख्य नदी हो गई। मुख्य नदी के बाद दोस्तों इसकी कुछ सहायक नदियां होती है। तो ये मुख्य नदी और कुछ सहायक नदियां होती है, इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। तो जो मुख्य नदी और सहायक नदियों का संपूर्ण बहाव क्षेत्र, मुख्य नदी और सहायक नदियों का संपूर्ण बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? अपवाह तंत्र कहते हैं। तो ये याद रखना है। अपवाह तंत्र की अगर किसी परिभाषा अगर पूछी जाए तो इस प्रकार से हो जाएगी, मुख्य नदी एवं सहायक नदियों का संपूर्ण अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र कहलाता है दोस्तों। अपवाह मतलब दोस्तों बहाव हो जाएगा, बहाव क्षेत्र। अपवाह मतलब बहाव क्षेत्र हो जाएगा, और तंत्र मतलब जो सहायक नदियों द्वारा बहाव होता है। तो क्या हो जाएगा? मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो संपूर्ण बहाव क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो अपवाह तंत्र हो जाएगा दोस्तों। और नदियों से संबंधित कुछ और शब्दावली की बात करते हैं, तो जिसमें आपने एक तो सबसे पहले अपवाह तंत्र देख लिया। अपवाह तंत्र के बाद हम बात कर लेंगे दोस्तों नदी द्रोणी की बात करते हैं, कुछ शब्दावली की बात करते हैं। तो नदी द्रोणी क्या होती है इसकी चर्चा कर लेते हैं। नदी द्रोणी के बाद में दोस्तों हम देखेंगे जल संभर की बात करेंगे। जल संभर, जल समर हो जाएगा दोस्तों। जल समर के बाद नदी द्रोणी, जल समर आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम डेल्टा की बात करेंगे, डेल्टा हो जाएगा। डेल्टा के बाद हम देखेंगे डेल्टा हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा दोस्तों ज्वार नद आ जाएगा, ज्वार नद। तो नदी द्रोणी क्या होती है, जल समर क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ज्वारनद क्या होता है, और एक और पॉइंट याद रखना है भ्रंश घाटी। तो ये दोस्तों इन शब्दावलियों के अर्थ समझ लेते हैं कि किसको कहा जाता है। नदी द्रोणी की अगर बात की जाए दोस्तों, नदी द्रोणी क्या होता है? बड़ी नदियों का जलग्रहण क्षेत्र। कौन सी नदी आ जाएगी दोस्तों इसमें? बड़ी नदी। बड़ी नदियों का क्या हो जाएगा? बड़ी नदियों का जलग्रहण क्षेत्र। तो इसमें क्या हो रहा है? बड़ी नदियों का जलग्रहण क्षेत्र हो रहा है। नदी द्रोणी में क्या हो जाएगा? बड़ी नदियों का जलग्रहण क्षेत्र। जल समर में दोस्तों छोटी नदियों का जलग्रहण क्षेत्र आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगी? छोटी नदी आ जाएगी। तो जो जल समर में आ जाएगा छोटी नदियों का जलग्रहण क्षेत्र। डेल्टा क्या होता है दोस्तों? डेल्टा की अगर चर्चा की जाए तो डेल्टा एक दलदली भाग होता है दोस्तों। जब नदियां बहते हुए आती है दोस्तों, इस प्रकार से ऐसे बहती हुई आएगी, और जब अपने मुहाने पर ये क्या है, कीचड़ का निर्माण करती है, बालू के कण और कीचड़। इस प्रकार से जो यहाँ पे इन क्षेत्र में जमा हो जाता है, इन दलदली भाग, और एक दलदली भाग बन जाता है। इसी भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? डेल्टा कहा जाता है। तो ये हो जाएगा मुहाने पर जो है, नदियों के मुहाने पर क्या हो जाएगा? दलदली क्षेत्र। दलदली क्षेत्र होता है। नदियों के मुहाने पर क्या होता है? दलदली क्षेत्र। दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, भारत में है सुंदरवन का डेल्टा।
सुंदरवन का डेल्टा। ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है सुंदरवन का डेल्टा, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों। तो डेल्टा में क्या हो जाएगा? दलदली क्षेत्र होता है। डेल्टा के बाद दोस्तों ज्वार नदी याद रखते हैं दोस्तों। जब जब नदियां क्या होती है, जब बहती हुई आएगी इस तरीके से और समुद्र में सीधे मिल जाती है दोस्तों, ये हो जाएगा समुद्र। तो इस प्रकार से जब इस प्रकार की आकृति बनाते हुए दोस्तों क्या हो जाएगी? समुद्र में मिल जाएगी। इस प्रकार से बहते हुए आएगी और सीधे समुद्र में प्रवाहित हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर जो है दलदली क्षेत्र का निर्माण नहीं करती है नदियां, यहाँ पर सीधे नदियां प्रवाहित हो जाती है समुद्र में। तो इस प्रकार की जो आकृति है और इस प्रकार के जो क्षेत्र बनाती है उसको क्या कहा जाता है? ज्वारनद कहा जाता है दोस्तों। दलदली क्षेत्र इसमें नहीं रहते। भ्रंश घाटी की अगर चर्चा की जाए तो भ्रंश घाटी क्या होती है तो दोस्तों? भ्रंश घाटी जब दो भूस्थलखंड क्या होते हैं? विपरीत दिशा में गति करते हैं और बीच में एक घाटी का निर्माण हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार से हो जाएगा जब ये क्या हो जाएंगे? ये दो भूस्थलखंड हो जाएंगे, ये इस प्रकार से। और दोस्तों इसका इधर खिसकाव हो जाएगा और इसका इधर खिसकाव हो जाएगा। इस प्रकार से जब दो भूस्थलखंड क्या हो जाएंगे? विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं और बीच में एक नदी घाटी का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से एक बीच में घाटी बन जाती है दोस्तों। इस प्रकार से ये हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये जो घाटी कहलाती है, इस घाटी को, इस जो सकरा भाग है इसको क्या कहते हैं दोस्तों? भ्रंश घाटी कहा जाता है। और ये जो दोनों साइड से ऊंचे भाग बन जाते हैं दोस्तों इस प्रकार से। तो ये भी याद रखना है कि भ्रंश घाटी क्या होती है। तो आपको दोस्तों नदियों की कुछ शब्दावली में नदी द्रोणी याद रखना है, जल समर याद रखना है, डेल्टा याद रखना है, ज्वारनद याद रखना है और भ्रंश घाटी याद रखना है इस प्रकार से। और अफवाह तंत्र की परिभाषा भी याद रखना है दोस्तों। मुख्य नदियों और सहायक नदियों द्वारा संपूर्ण बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र कहलाता है। अब दोस्तों अब और हम चर्चा कर लेते हैं नदी की। नदियां व नहर, दो प्रमुख इसमें डिफरेंस समझ लेते हैं दोस्तों। नदियां क्या होती है और नहर क्या होती है? नदियां और नहर में क्या डिफरेंस है? तो दोस्तों अगर नदियां की अगर बात की जाए तो बहती जो जल की बहती हुई धारा जो होती है वो प्राकृतिक रूप से होती है। इसमें क्या है? जल की बहती हुई धारा जो क्या है? जल की बहती हुई जो धारा है वो क्या रहेगी? प्राकृतिक रूप से होगी दोस्तों। प्राकृतिक रूप से बहती है। इसमें प्राकृतिक मतलब प्रकृति के द्वारा दोस्तों। जब वर्षा का जल आता है जिस प्रकार से जब जो जल बहता है उसमें क्या हो जाएगा? प्राकृतिक है, तो उनको क्या कहा जाता है? नदियां। और नहर में दोस्तों क्या हो जाएगा? नहर में दोस्तों एक कृत्रिम रूप से बनाई जाती है। नहर अगर देखा जाए तो कृत्रिम रूप से बनाई जाती है। कृत्रिम, जैसे इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी दोस्तों, ये क्या हो? कृत्रिम रूप से बनाई गई नहर है। और इसमें इसके बाद क्या होता है दोस्तों? जब बांध बनाए जाते हैं और बांध के द्वारा जब पानी एकत्र किया जाता है तो उसमें उसके बाद में छोड़ा जाता है। तो कृत्रिम रूप से क्या हो जाएगा? नहर। और प्राकृतिक रूप से बहती हुई जल की धारा क्या हो जाएगी? नदियां। कृत्रिम रूप से बहती हुई जल की धारा क्या होगी? नहर हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों इतनी नदियों से संबंधित शब्दावली याद रखना है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र कौन कौन से अपवाह तंत्र में मध्य प्रदेश को बांटा गया है। तो दोस्तों हम 5 प्रकार से मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र को बांट कर पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों किस प्रकार से कौन कौन से 5 प्रकार है जो कि अपवाह तंत्र में मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र में विभाजित है। तो 5 कौन कौन से इसकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। इन 5 नदियों के माध्यम से ही हम पूरी मध्य प्रदेश की नदियों की बात करने वाले 5 अपवाह तंत्र के माध्यम से। तो दोस्तों जो पहला अपवाह तंत्र हो जाएगा उसकी चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर का जो अपवाह तंत्र रहेगा गंगा नदी अपवाह तंत्र। ये हो जाएगा गंगा नदी का अपवाह तंत्र। गंगा नदी का अपवाह तंत्र हो जाएगा दोस्तों अपवाह तंत्र। गंगा नदी के बाद हम बात करेंगे दोस्तों नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र। नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र हो जाएगा। नर्मदा नदी के बाद हम बात करने वाले हैं ताप्ती नदी हो जाएगा। ताप्ती नदी का अपवाह तंत्र। ताप्ती नदी के बाद बात करेंगे हम माही नदी का अपवाह तंत्र। माही नदी का अपवाह तंत्र। माही नदी के बाद हमको बात करना है दोस्तों जो आ जाएगा वेनगंगा नदी का अपवाह तंत्र। वेनगंगा नदी का अपवाह तंत्र। तो इस प्रकार से दोस्तों जो मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र है उसको कुल 5 प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहला आ जाएगा गंगा नदी का अपवाह तंत्र, नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र, ताप्ती नदी का अपवाह तंत्र, माही नदी का और वेनगंगा नदी का अपवाह तंत्र आ जाएगा। तो कुल 5 प्रकार से मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र को बांटा गया दोस्तों। इसमें अगर बात करें तो जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा हो जाएगा?
गंगा नदी अफवाह तंत्र आ जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है नर्मदा नदी का अफवाह तंत्र आता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो गंगा नदी का अफवाह तंत्र है, तो दोस्तों आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि गंगा नदी, दोस्तों गंगा नदी जो है मध्य प्रदेश में तो बहती ही नहीं है, फिर मध्य प्रदेश में गंगा नदी का अफवाह तंत्र कैसे है। तो दोस्तों अगर ये देखा जाए तो जो गंगा नदी तो मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, पर जो मध्य प्रदेश से जो निकलने वाली जो नदियां है वो कहाँ जाकर मिलती है, गंगा में जाकर मिलती है। गंगा की दोस्तों एक सहायक नदी है यमुना। तो मध्य प्रदेश की जो कुछ नदियां है वो यमुना में जाकर मिलती है, और कुछ नदियां जो कहाँ पर सीधे गंगा में जाकर मिलती है, इसलिए इसको गंगा नदी का अफवाह तंत्र कहा जाता है दोस्तों। तो हम आगे देखेंगे दोस्तों कि गंगा नदी के अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियों की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले हमको याद रखना है, इसमें चंबल नदी की बात करेंगे। चंबल नदी के बाद में हम दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे सोन नदी की बात करेंगे। सोन नदी के बाद दोस्तों हम यहाँ पे टोंस नदी की बात करेंगे। टोंस नदी के बाद हम यहाँ केन नदी की बात करेंगे। केन के बाद में हम यहाँ पर दोस्तों छिपरा की बात करेंगे। छिपरा के बाद में हम यहाँ पार्वती नदी की बात करेंगे। पार्वती नदी के बाद में हम यहाँ बात करने वाले हैं दोस्तों छिपरा पार्वती आ जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे सिवना नदी की। सिवना नदी के बाद यहाँ सिंध नदी की बात करना है दोस्तों। सिंध के बाद काली सिंध की बात करेंगे हम, काली सिंध हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों जो मध्य प्रदेश की गंगा नदी के अफवाह तंत्र में हम इस प्रकार नदियों की बात करने वाले हैं, चंबल, सोन, टोंस, केन, छिपरा, पार्वती, सिवना, सिंध नदी और काली सिंध नदी आ जाए। अब नर्मदा नदी में देखा जाए दोस्तों, तो इसमें तो एक मुख्य नदी पढ़ेंगे हम, नर्मदा नदी पढ़ेंगे। नर्मदा नदी और इसकी सहायक नदी आ जाएगी। नर्मदा के साथ में इसकी कौन कौन सी सहायक नदियों की बात करने वाले हैं दोस्तों। नर्मदा की देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे लगभग 41 से 42 सहायक नदियां हैं, तो उनकी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो हम 41-42 पूरी नदियां की बात नहीं करेंगे, जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनकी चर्चा करेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं ताप्ती नदी। दोस्तों ताप्ती नदी की सहायक, ताप्ती नदी देखेंगे और ताप्ती नदी की जो सहायक नदी है इसमें उसकी चर्चा करेंगे। सहायक नदी में दोस्तों जैसे पूर्णा नदी की बात कर लेंगे, ये हो जाएगा। माही नदी में दोस्तों माही नदी के बारे में पढ़ेंगे, और एक आ जाएगा वेनगंगा नदी में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं वेनगंगा, वेनगंगा नदी। और इसी की सहायक नदी है दोस्तों जो है वर्धा नदी, वर्धा नदी। ये आगे चलकर दोनों प्राणिता के नाम से कहलाती है दोस्तों। जब ये आगे महाराष्ट्र में मिलती है तो इनको क्या कहा जाता है, प्राणिता कहा जाता है। तो वेनगंगा में वेनगंगा और वर्धा आ जाएगा, और इनकी सहायक नदियों की बात करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है मध्य प्रदेश का पूरा अफवाह तंत्र कवर किया जाएगा। और अब नदियों की अगर बात की जाए दोस्तों, तो जो मध्य प्रदेश की जो जितनी भी नदियां है सब मानचित्र के पर बताई जाएगी दोस्तों, और उनकी कुछ विशेषताओं की बात करेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले एक एक से पढ़ेंगे, एक एक अफवाह तंत्र की चर्चा करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी का अफवाह तंत्र पढ़ेंगे, और गंगा नदी के अफवाह तंत्र में हम पढ़ने वाले हैं चंबल नदी का, चंबल नदी पढ़ेंगे। चंबल नदी में हम उसकी विशेषताएं की बात करेंगे दोस्तों, और उसकी विशेषता के बाद में उसकी कुछ सहायक नदियां देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों सोन नदी की बात करेंगे। तो दोस्तों आज जो हमारी क्लास रहेगी वो चंबल नदी तक ही रहेगी दोस्तों। कल हम आगे जो अगली नदियों की बात करने वाले हैं। तो आज देख लेते हैं दोस्तों हम चंबल नदी की। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, किस प्रकार से, कौन कौन से जिलों से होकर जाती है, राजस्थान में कहाँ प्रवेश कर रही है, फिर मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है, फिर उसके बाद दोस्तों कौन सी नदी यमुना में जाकर मिल जाएगी, यमुना कहाँ इटावा में मिलेगी, फिर यमुना दोस्तों प्रयागराज में जाके कहाँ गंगा में मिल जा रही है। तो इस प्रकार से हम बात करने वाले हैं चंबल नदी के बारे में। अब यहाँ दोस्तों हम चंबल नदी देखेंगे। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश का अफवाह तंत्र पूरा कंप्लीट किया जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, चंबल नदी की बात कर रहे हैं। तो चंबल नदी को किस प्रकार से पढ़ना है उसकी चर्चा करेंगे। तो चंबल नदी में देख लेते हैं, ये रहेगा हमारा आज का जो टॉपिक है चंबल नदी। चंबल नदी, अब दोस्तों चंबल नदी को पढ़ना किस तरीके से है उसकी चर्चा करते हैं। तो चंबल नदी को दोस्तों, किसी भी नदी को पढ़ने के लिए उसके 5 पॉइंट तो हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा दोस्तों। जो कोई भी नदी पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश की, उसके 5 पॉइंट के आधार पर पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट जो याद रखना है दोस्तों, हमें याद रखेंगे सबसे पहला पॉइंट जो याद रखेंगे हम, किसी भी नदी को अगर पढ़ रहे हैं तो उसका अगर उपनाम दिया गया है तो उपनाम की चर्चा करेंगे दोस्तों। उपनाम लिखेंगे। उपनाम के बाद जो अगला पॉइंट आ जाएगा दोस्तों,
उपनाम के बाद अगला जो पॉइंट आएगा इसका उद्गम देखेंगे दोस्तों कि कहाँ से निकलती है। उद्गम के बाद हम बात करने वाले उपनाम। उद्गम के बाद हम इसका अवसान देखेंगे दोस्तों। अवसान मतलब कहाँ पर होता है, समाप्त कहाँ पर होती है, कहाँ पर जाकर मिलती है। तो उपनाम, उद्गम, अवसान हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम देखने वाले हैं इसमें इनकी सहायक नदी की बात करेंगे दोस्तों। या तो एक अपवाह क्षेत्र, इनका अपवाह क्षेत्र कौन कौन सा है, अपवाह क्षेत्र। तो दोस्तों जो ये चार है जो अ से नाम आ रहा है इसमें, जिसमें उपनाम, उद्गम, अवसान और अपवाह तंत्र। और जो पांचवा पॉइंट है हम देखेंगे इनका जिस सहायक नदियों की बात करेंगे, सहायक नदियां कौन कौन सी है। सहायक नदियां के बाद देखेंगे दोस्तों, सहायक नदी के बाद जो इसका जो एक छठवां पॉइंट रहेगा उसमें आ जाएगा अन्य तथ्य। अगर किसी नदियों से रिलेटेड अगर कोई अन्य जानकारी आती है तो उसकी चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों कोई भी नदी को पढ़ना है, मध्य प्रदेश की कोई भी नदी की बात करेंगे तो उसमें इस प्रकार से 5 पॉइंट ये हो जाएंगे दोस्तों। जो छठवां पॉइंट है अन्य तथ्य करेंगे, इस प्रकार से देखेंगे। तो सबसे पहले उपनाम देखना है, कोई भी नदी हो उसका उपनाम पता होना चाहिए, उसका उद्गम कहाँ है, उसका अवसान कहाँ पर है, अपवाह क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र में बहती है। उसके बाद जो सहायक नदी में आ जाएगा तो कौन कौन सी सहायक नदियां है। तो दोस्तों मुख्य रूप से 1 2 या 2 के समथिंग कुछ सहायक नदियां लिखना पड़ेगा। और दोस्तों उसके बाद अन्य नाम आ जाएंगे। और दोस्तों जो बड़ी नदी है उसकी थोड़ी कुछ ज्यादा सहायक नदियां रहेगी। तो इस प्रकार से हो जाएगा उपनाम, उद्गम, अवसान, अपवाह क्षेत्र और सहायक नदियां और अन्य तथ्य हो जाएंगे। इस प्रकार से हम बात करें। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि मानचित्र में जो है चंबल नदी किस प्रकार से। तो सबसे पहले हम दोस्तों भारत का मैप बनाएंगे और भारत के मैप के बाद में मध्य प्रदेश का मैप बनाएंगे और उसके बाद देखेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा जो भारत का मैप है इस प्रकार से। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा भारत का मैप। भारत के मैप के बाद हम बात करने वाले हैं इसी में मध्य प्रदेश के मैप की बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश का दोस्तों जो मानचित्र है यहाँ पर आ जाएगा। ये इस प्रकार से हमारा जो मध्य प्रदेश है, तो ये हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश का मानचित्र। अब दोस्तों हम इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें कहां से किस प्रकार से नदियां निकलती है। सबसे पहले याद रखना है दोस्तों, जो यहां से देखा जाए तो उत्तराखंड से गंगा नदी निकलते हुए बांग्लादेश में मिल जाती है। उत्तराखंड से ये जो नदी है गंगा नदी, गंगा नदी, और उत्तराखंड से ही एक नदी निकलती है दोस्तों यमुना नदी, जो कि यहाँ पर प्रयागराज में आकर मिल जाती है, किसमें, गंगा में। ये गंगा नदी और एक ये है यमुना नदी। ये 2 नदी याद रखना है दोस्तों। और इन 2 नदियों में ही मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियां जो उत्तर दिशा में जाती है दोस्तों, ये 2 नदियों में जाकर मिलती है। कुछ नदियां यमुना में और कुछ नदियां कहाँ, गंगा में जाकर मिलेगी। तो जो चंबल नदी है दोस्तों यहाँ इंदौर से निकलती है। मालवा का क्षेत्र जिला की अगर बात की जाए तो इंदौर से निकलते हुए दोस्तों ये नीमच, मंदसौर से होती हुए दोस्तों यहाँ श्योपुर, मुरैना में प्रवेश करेंगी। और यहाँ से दोस्तों ये क्या हो जाएगी, यहाँ से प्रवेश करेगी उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये इटावा के पास में यमुना में मिल जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका जो है डायग्राम रहेगा ये मध्य प्रदेश और भारत की स्थिति में। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सिंगल मध्य प्रदेश के मानचित्र में बात करते हैं किस प्रकार से। ये भारत में देख लिया और मध्य प्रदेश में। अब सिंगल मानचित्र की बात करेंगे कि सिंगल मध्य प्रदेश के जो मानचित्र है उसमें किस प्रकार से इसकी स्थिति है। तो ये हमारा दोस्तों मध्य प्रदेश का हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की अगर मध्य प्रदेश में हम देखा जाए तो यहाँ पर जो आ जाएगा दोस्तों हमारा जो ये वाला जो क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, ये इंदौर का क्षेत्र आ जाएगा। ये वाला जो क्षेत्र आ जाएगा हमारा इंदौर वाला। अब यहाँ से दोस्तों ये नदियां निकल रही है इस प्रकार से। तो यहाँ से दोस्तों इंदौर, इंदौर के बाद धार, धार के बाद उज्जैन, उज्जैन के बाद रतलाम, मंदसौर, नीमच से जाते हुए दोस्तों ये कहाँ, राजस्थान में प्रवेश करेगी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से और कोटा जिले से होते हुए फिर दोस्तों पुनः कहाँ में प्रवेश कर रही है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा में। तो यहाँ पे श्योपुर, श्योपुर के बाद मुरैना, और मुरैना के बाद दोस्तों आगे चलकर ये निकल जाती है इधर। और यहाँ पर दोस्तों जो गंगा यमुना में आकर मिल जाती है, यमुना में कहाँ पर, इटावा के पास में। तो इस प्रकार से इसकी, और ये जो यमुना नदी है ये प्रयागराज में आकर कहाँ, गंगा में मिल जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों जो इसका डायग्राम बना है। तो अब यहाँ पर हम देखते हुए चलते हैं दोस्तों कि उपनाम क्या है इसका।
यहाँ पर उपनाम देखेंगे, उद्गम देखेंगे, अवशान देखेंगे, अपवाह क्षेत्र, सहायक नदियां व अन्य तथ्य देखेंगे। और उसके बाद में दोस्तों फिर एक सिंगल एक लाइन के माध्यम से पूरा मैप बनाया जाएगा। ये मध्य प्रदेश में इस प्रकार से ऐसे मानचित्र पे है, उसके बाद एक सिंगल लाइन में ही बना के बताएंगे दोस्तों। तो उपनाम याद रखना है। इसका उपनाम देखा जाए तो दोस्तों देख लेते हैं कि जो चंबल नदी का उपनाम है इसका चरमावती और धर्मावती, दो नाम याद रखना है आपको। एक नाम याद रखना है चरमावती, चरमावती, और दूसरा नाम याद रखना है धर्मावती। दोस्तों ये दो नाम उपनाम याद रखना है कि चरमावती कौन सी हो जाएगी और धर्मावती कौन सी हो जाएगी। उसके बाद उद्गम कहाँ से होता है, तो उद्गम की अगर देखा जाए उद्गम दोस्तों जानापाव पहाड़ी आ जाएगी। जानापाव पहाड़ी, जानापाव पहाड़ी का दोस्तों एक पॉइंट है वांचू पॉइंट, वाचू पॉइंट। तो ये वाचू पॉइंट हो जाएगा। जानापाव पहाड़ी के वाचू पॉइंट से निकलते हुए दोस्तों जानापाव पहाड़ी के वाचू पॉइंट से निकलते हुए ये कहाँ पर जा रही है, वाचू पॉइंट निकल रही है। और ये अगर देखा जाए तो ये महू, महू हो जाएगा जो इंदौर की एक तहसील है, और जिला आ जाएगा इंदौर। तो दोस्तों आपसे अगर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यहाँ बता सकते हो। अगर आपसे कोई पहाड़ी पूछिए तो जानापाव पहाड़ी, अगर पॉइंट पूछ लिया तो वाचू पॉइंट, अगर तहसील पूछ लिया तो महू, और अगर जिला पूछ लिया तो इंदौर, अगर राज्य पूछ लिया तो क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों अवशान कहाँ पर है, तो अवशान सबसे पहले याद रखना है अवशान कौन सी नदी में मिल रही है दोस्तों, तो यमुना। यमुना के बाद कहाँ पर मिल रही है तो दोस्तों ये इटावा में मिल रही है। अब इटावा के बाद कहाँ कौन से राज्य में, तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का एक जिला है दोस्तों इटावा, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों इसका अपवाह क्षेत्र कौन कौन सा है, तो अपवाह क्षेत्र में याद रखेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं हम। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिलों से होकर जाती है, तो मध्य प्रदेश के जो जिले देखेंगे तो सबसे पहले जो तो है इंदौर। इंदौर के बाद दोस्तों याद रखना है धार। धार के बाद याद रखेंगे हम मध्य प्रदेश में इंदौर, धार आ जाएगा। फिर उज्जैन, उज्जैन के बाद याद रखना है दोस्तों अगला जो जिला आ जाएगा। उज्जैन के बाद याद रखेंगे हम मंदसौर आ जाए, रतलाम आ जाएगा। रतलाम के बाद हम अगला पॉइंट याद रखना है अपने को, मंदसौर आ जाएगा। मंदसौर के बाद अगला जो रहेगा जिला वो रहेगा नीमच। नीमच के बाद में दोस्तों यहाँ से फिर राजस्थान में प्रवेश करेगी, और राजस्थान के बाद फिर मध्य प्रदेश में श्योपुर और मुरैना से होकर जाएगी। श्योपुर, और श्योपुर के बाद कहाँ पर, मुरैना में आ जाएगी। तो इस प्रकार से इसका जो मध्य प्रदेश के जो जिले हैं दोस्तों वो इस प्रकार से आ जाएंगे। मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले आ गए इसके, इस प्रकार से आ जाएंगे। मध्य प्रदेश में इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, श्योपुर और मुरैना से होते हुए जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये कहाँ, राजस्थान में जा रही है। राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश में जाएगी। तो राजस्थान के और उत्तर प्रदेश के दोस्तों जिले याद रखने की जरूरत नहीं है, मध्य प्रदेश के ही जिले याद रखना है अपने को। तो ये हो जाएगी इस प्रकार से। अब अपवाह क्षेत्र के बाद जो अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा क्या रहेगा, सहायक नदियों का रहेगा। सहायक नदी कौन कौन सी है, तो इसकी सहायक नदी की बात कर लेते हैं दोस्तों। सहायक नदी देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे, उसके बाद सहायक नदी की बात करेंगे। तो दोस्तों उपनाम याद रखना है, फिर उद्गम याद रखना है, अवशान रखना है, अपवाह क्षेत्र रखना है, और सहायक नदियां रखना है। इस प्रकार से कुल 5 पॉइंट इसके होना चाहिए, और 6वां पॉइंट है अन्य विषय, अन्य तथ्य में आ जाएगा। तो दोस्तों इतना देख लेते हैं। अब इसके बाद इसको मिटा के आगे देखते हैं कि इसकी में सहायक नदी कौन कौन सी आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसके बाद हम इसको पूरा मानचित्र में भी एक बार फिर से और बना के बताएंगे। तो ये हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आ रहा है वो क्या रहेगा, सहायक नदियों का रहेगा। तो सहायक नदी कौन कौन सी है इसमें, सहायक नदी, सहायक नदी में दोस्तों मुख्य रूप से याद रखना है आपको, एक तो क्षिप्रा नदी याद रखना है। क्षिप्रा के बाद में दोस्तों पार्वती नदी याद रखना है। पार्वती नदी के बाद में याद रखना है काली सिंध याद रखना है, काली सिंध। और काली सिंध के बाद में दोस्तों याद रखना है मंदसौर से एक नदी निकलती है, सिवना नदी। सिवना नदी के तट पर क्या है, मंदसौर है। इसके बाद दोस्तों अंसन नदी याद रखना है एक, और एक जुम्बड़ नदी भी याद रख सकते हो दोस्तों। ये तीनों नदी कहाँ से निकलती है, मंदसौर से निकलती है। राजस्थान में दोस्तों आपको याद रखना है एक तो बामनी नदी, बामनी याद रखना है दोस्तों, बामनी नदी हो जाएगा। बामनी नदी के बाद में राजस्थान की एक नदी ये याद रखना है। बामनी के बाद दोस्तों बनास याद रखना है, बनास। तो राजस्थान में इन 2 नदियों को याद रखना है। उसके बाद दोस्तों एक कूनो नदी का नाम याद रखना है, कूनो। तो इस प्रकार से दोस्तों जो सहायक नदियों की अगर चर्चा की जाए तो दोस्तों किसी भी नदियों की बहुत सारे सहायक नदियां होती है, परंतु हमें दोस्तों मुख्य सहायक नदियां याद रखना है। तो इस प्रकार से इसमें याद रखना है। तो क्षिप्रा, पार्वती और काली सिंध।
शिवना, अनसन, जुम्बड़, बामनी, बनास और कुनो हो जाएगी। दोस्तों ये जो 3 नदियां ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सहायक नदियों के रूप में पूछी जाती है। तो चंबल नदी के सहायक में छिपरा, पार्वती और काली सिंध। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों, सहायक नदी हो गया। और अब हमारा जो अगला पॉइंट आ रहा है वो क्या है, अन्य तथ्य आ रहा है। तो अन्य तथ्य कौन कौन से वो देख लेते हैं दोस्तों। तो अन्य तथ्य में दोस्तों हम यहाँ सबसे पहले लंबाई देखेंगे। दोस्तों अगर लंबाई की अगर बात की जाए तो लंबाई दोस्तों हमें सभी नदियों की लंबाई याद नहीं रखना है, 2 से 3 नदियों की लंबाई याद रखना है, जो एक सबसे लंबी नदी है और जो दूसरे नंबर पे और जो तीसरे नंबर पे है। तो अन्य तथ्य में लंबाई इसकी दोस्तों ये 965 किलोमीटर है। 965 किलोमीटर के साथ ये जो एमपी की दूसरी सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, एमपी की कौन सी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी। तो ये हो जाएगा 965 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट आ जाएगा दोस्तों, इसमें देखेंगे हम बांध देख लेते हैं दोस्तों। बांध कौन कौन से है इस नदी पर। दोस्तों जो अगर बांध की अगर बात की जाए तो चंबल नदी के जो बांध है बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध है। लोग लगभग दोस्तों ये सभी एग्जाम में आ चुके हैं, इनके बांध के बारे में पूछा जा चुका है। और इनके जो चंबल नदी पर जो बांध है उसका क्रम भी याद रखना है दोस्तों, और कौन से जिले में स्थित है ये भी याद रखना है। तो जो सबसे पहला जो बांध आ जाएगा दोस्तों, इतना मिटा देते हैं दोस्तों, फिर लिखते हैं हम बांध। तो बांध कौन कौन से है इसकी चर्चा करने वाले हैं। बांध की अगर बात की जाए तो देखेंगे यहाँ पर बांध। तो बांध में सबसे जो पहला बांध याद रखना है दोस्तों, गांधी सागर याद रखेंगे। गांधी सागर, गांधी सागर के बाद में याद रखना है अपने को राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर के बाद जवाहर सागर याद रखना है, जवाहर सागर। और जवाहर सागर के बाद में अब यहाँ देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से जिले में पड़ते हैं। तो ये तो है मंदसौर में, मंदसौर में आ जाएगा। मंदसौर के बाद राणा प्रताप सागर कहाँ पर है, तो ये चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। और जो जवाहर सागर ये कोटा में स्थित है। तो इस प्रकार से इनके जिले और क्रम भी याद रखना है दोस्तों। तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये क्रम से भी याद रखना है और कहाँ कौन से जिले में स्थित है इन बातों को भी ध्यान में रखना है। तो बांध हो जाएगा। अब जो हमारा अगला पॉइंट बनने वाला है दोस्तों जलप्रपात। ये अन्य तथ्य की बात कर रहे हैं दोस्तों, हम अन्य तथ्य में देख रहे हैं यहाँ पर अन्य तथ्य में कौन कौन से आ रहा है। तो हमने सबसे पहले लंबाई देख ली, लंबाई के बाद बांध देखे, अब उसके बाद जलप्रपात देख रहे हैं। तो जलप्रपात कौन कौन से है, तो सबसे पहले याद रखना है दोस्तों पाताल पानी जलप्रपात। पाताल पानी जलप्रपात, पाताल पानी जलप्रपात कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा इंदौर में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा जलप्रपात याद रखना है झाड़ीदह जलप्रपात। झाड़ीदह जलप्रपात, झाड़ीदह जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों, ये भी इंदौर में है। झाड़ीदह के बाद तीसरा जो जलप्रपात याद रखना है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात दोस्तों ये जो है राजस्थान के भैंसोड़गढ़ में है, भैंसोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में पड़ता है दोस्तों, ये चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ भैंसोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में है, राजस्थान में आ जाएगा दोस्तों। जो अगर वेबसाइट पे या गूगल पे देखा जाए तो जो भैंसोड़गढ़ जो है ये कोटा में भी दिखाई देता है, परंतु दोस्तों वास्तव में ये चित्तौड़गढ़ में है। तो इस प्रकार से आ जाएगा जलप्रपात। अब आगे देख लेते हैं हम, आगे अगर देखा जाए आगे तो चूलिया जलप्रपात हो गया। अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों तट के किनारे शहर देख लेते हैं कौन कौन से तट के किनारे शहर। तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है एक तो महू याद रखना है, महू के बाद दोस्तों रतलाम याद रखना है, रतलाम के बाद में अगला जो याद रखना है श्योपुर याद रखना है, श्योपुर के बाद में मुरैना याद रखना है। इस प्रकार से दोस्तों इतने अपने को जिले याद रखना है, महू, रतलाम, श्योपुर और मुरैना। तो ये तट के किनारे शहर हो जाएंगे। और दोस्तों विशेषता देख लेते हैं, और विशेषता में दोस्तों इसको मालवा की जीवन रेखा कहा जाता है, मालवा की जीवन रेखा। चंबल नदी को क्या कहा जाता है, मालवा की जीवन रेखा कहा जाता है। एक ये हो जाएगी विशेषता। इस प्रकार से बांध देखे हमने, जलप्रपात देखे, तट के किनारे शहर देखे, और इसको अगला पॉइंट में देखा कि मालवा की जीवन रेखा कहा जाता है। अब अगला एक और पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, जो चंबल नदी है वो अपर्दन, जो मिट्टी का जो अपर्दन है वो मिट्टी अपर्दन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ देख लेते हैं ये चंबल नदी की अगली विशेषता आ जाएगी, या अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। अवनालिका अपर्दन, जो चंबल नदी है वो सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन करती है। अवनालिका अपर्दन में क्या होता है दोस्तों, बड़े बड़े जो है खड्डे का निर्माण करती है, बड़े बड़े खड्डे का निर्माण करती है। और इन खड्डे को दोस्तों क्या कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। ये भी याद रखना है दोस्तों,
मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो बड़े बड़े खड्डे होते हैं चंबल नदी के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, अवनालिका अपरदन के लिए प्रसिद्ध है चंबल नदी, और सबसे ज्यादा अपरदन करती है दोस्तों चंबल नदी। बड़े बड़े खड्डे का निर्माण करती है, इनको क्या कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है चंबल नदी की विशेषता देखी है। अब दोस्तों हम ये एक मानचित्र बनाते हैं नदी का, उसमें जितना भी हमने सब कुछ पढ़ा उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों आगे। तो ये हमने दोस्तों इसकी इन नदियों की विशेषता देखी चंबल नदी की। अब इसके बाद हम देख ले रहे हैं, एक मानचित्र बना रहे हैं, और मानचित्र में दोस्तों जितना हमने अभी जितना भी पढ़ा है उसको दर्शाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमें याद रखना है, यहाँ से दर्शाते हुए चलेंगे दोस्तों, ये वाले पॉइंटर से। यहाँ से दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, जानापाव पहाड़ी हो जाएगी। ये हो जाएगी जानापाव पहाड़ी। अब जानापाव पहाड़ी से निकल रही है दोस्तों इस प्रकार से जानापाव पहाड़ी, इस प्रकार से दोस्तों। ये कहाँ पे, इंदौर में है, इंदौर हो जाएगा। इंदौर के बाद में आगे दोस्तों ये ऐसे इस तरीके से जाएगी धार में। धार के बाद धार हो जाएगा। धार के बाद दोस्तों यहाँ याद रखना है आपको, रतलाम याद रखेंगे, रतलाम। रतलाम के बाद में मंदसौर याद रखना है। मंदसौर के बाद में ये कहाँ पर जा रही है, नीमच में जाएगी। नीमच के बाद में दोस्तों आगे याद रखना है, यहाँ से ये जो है राजस्थान में प्रवेश करेगी। ये वाला जो क्षेत्र है राजस्थान का आ जाएगा, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और कोटा से। फिर दोस्तों ये फिर मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कौन, कहाँ से, श्योपुर। श्योपुर के बाद में क्या आ जाएगा, मुरैना आ जाएगा, मुरैना। और श्योपुर और मुरैना होते हुए दोस्तों ये कहाँ पे, यमुना नदी में मिल जाएगी। इस प्रकार से यमुना नदी में मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा, ये यमुना नदी में मिल जा रही है, यमुना नदी। और कहाँ पर, इटावा में। तो इस प्रकार से दोस्तों जो इसका डायग्राम है, तो जानापाव पहाड़ी से निकल रही है इंदौर से, धार। धार के बाद रतलाम, मंदसौर, नीमच, फिर राजस्थान में प्रवेश करेंगे। और राजस्थान के बाद श्योपुर। फिर पुनः दोस्तों ये क्या कर रही है, मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है, और राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए बहती है दोस्तों कुछ दूरी तक। और उसके बाद जो है कुछ दूरी पर ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए आगे बहती हुई जाती है दोस्तों, और यमुना नदी में आगे इटावा के पास मिल जाती है। अब दोस्तों हम यहाँ देख लेते हैं इनकी सहायक नदियों की अगर बात की जाए, तो इसमें सहायक नदियां देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर, यहाँ से मध्य प्रदेश से 3 सहायक नदी याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों छिप्रा, याद रखेंगे आप। छिप्रा के बाद में और हमने मिलाई थी, एक आ जाएगी काली सिंध, याद रखना है, काली सिंध। और काली सिंध के बाद आपको याद रखना है, एक याद रखना है पार्वती नदी। ये 3 नदी यहाँ से मिल रही है दोस्तों। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो मुरैना वाले क्षेत्र में कुनो नदी याद रखना है, कुनो नदी मिल रही है। और दोस्तों मंदसौर की अगर चर्चा की जाए, तो मंदसौर में भी यहाँ पर 3 नदियों की बात की थी हमने। 3 नदी यहाँ पर मिल रही है। एक तो सिवना नदी आ जाएगी, सिवना नदी के तट पर दोस्तों मंदसौर है। यहाँ पर एक आ जाएगी अंसर नदी, छोटी सी नदी है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी जुम्बड़ नदी। तो इस प्रकार से ये 3 नदी आकर मिल रही है मंदसौर में। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ राजस्थान की भी 2 नदियां लिख लेते हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बन रही है। एक तो आ जाएगी बामनी नदी, बामनी, और बनास नदी आ जाएगी। इस प्रकार से 2 नदी यहाँ पर मिल रही है। अब देख लेते हैं दोस्तों, नदी के बाद में हमने देखा था कि इस पे जलप्रपात और बांध देखते हैं। तो यहाँ पर जो एक बांध बनने वाला है दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा था गांधी सागर बांध। गांधी सागर के बाद में हमने राजस्थान में 2 बांध देखा था। तो एक बांध तो यहाँ पर देखना है आपको, एक बांध यहाँ पर था राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर के बाद जो एक बांध हमने यहाँ पर देखा था वो कौन सा था, जवाहर सागर, जवाहर सागर। तो इस प्रकार से हो जाएगा जवाहर सागर। अब आगे देख लेते हैं इनके जलप्रपात देखे जाए। तो जलप्रपात दोस्तों यहाँ पर 2 जलप्रपात याद रखे थे हमने। एक तो पाताल पानी याद रखा था इंदौर में, और दूसरा ही जलप्रपात याद रखा था झाड़ीदहा जलप्रपात। ये हो जाएगा झाड़ीदहा जलप्रपात। तो ये 2 जलप्रपात याद रखना है दोस्तों। जो एक चित्तौड़गढ़ राजस्थान वाले क्षेत्र में एक जलप्रपात आपको याद रखना है, वो हो जाएगा दोस्तों चूलिया जलप्रपात, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आया हुआ है कि चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, तो चंबल नदी पर स्थित है, वो याद रखना है। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो तट के किनारे शहर में एक तो रतलाम आ जाएगा। रतलाम के बाद दोस्तों यहीं पे महू स्थित है। और उसके बाद जो है यहाँ पे श्योपुर और मुरैना जो है, और 2 शहर आ जाएंगे जो कि चंबल नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो चंबल नदी का पूरा जो मानचित्र के माध्यम से भी बताया, और उसकी अलग से दोस्तों विशेषताओं की भी चर्चा की।
दोस्तों हम कोई भी नदी को पढ़ेंगे तो 6 पॉइंट में पढ़ रहे हैं दोस्तों। जो 5 मुख्य पॉइंट है और जो छठवां पॉइंट है वो अन्य तथ्य है, जिसमें जो भी विशेषता आएगी उसकी बात करेंगे। तो 5 पॉइंट है दोस्तों, किसी भी नदी को पढ़ने के लिए 5 पॉइंट है तो हमें पता होना चाहिए। कौन कौन से? पहला पॉइंट है तो होना चाहिए कौन सा, इसके उपनाम, फिर कहाँ से निकल रही है उद्गम, कहाँ पर जाकर मिल रही है अवसान, उसके बाद जो अगला पॉइंट आ जाएगा अपवाह क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र में बहती है और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। तो इतने पॉइंट में हम सभी नदियों की बात करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो है ये चंबल नदी पूरा कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। अब जो हम कल पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे सोन नदी को। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों और शेयर कीजिए।